नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में, जो कि हमारा श्री विवेकानंद जी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करवाते हैं। अगर आप उसके अंदर आने के इंटरेस्टेड है तो आप हमारी एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, जो कि एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस दोनों पर ही अवेलेबल है। तो चलिए आज का हम एजेंडा डिस्कस करते हैं। तो आज का एजेंडा है नेशनल यूथ डे के बारे में, जिसको जनवरी 12 को मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है, तो ये उन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और ये 1984 से अब तक बिल्कुल एज इट इज हर साल इसको मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि आपका इंटरनेशनल यूथ डे कब है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं कि इस नेशनल यूथ डे में ऐसा क्या है और विवेकानंद जी के आइडियाज को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है। क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जिन्होंने यूथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। इन्होंने बोला है कि अगर किसी देश को सबसे आगे बढ़ना है तो उसको सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने यूथ के अंदर करना चाहिए। तो इन्होंने यंग इंडिया के बारे में सबसे पहली बार डिस्कस किया था। उसके बाद जो इन्होंने अपना जो धर्म है, जैसे कि अपना धर्म कौन सा था? हिंदुइज्म इनका खुद का धर्म था। तो इन्होंने हिंदुइज्म को एक रैशनल थिंकिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश की थी, तो इसलिए भी इनको माना जाता है। और जो सबसे बड़ा जो इनका स्पीच है, जो कि माना जाता है कि उससे बड़ा कोई भी रिलीजियस स्पीच किसी भी ऐसे पर्सनैलिटी ने इंटरनेशनल लेवल पे दिया नहीं है। वो क्या हुआ था? 1893 के अंदर शिकागो के अंदर उनका एक फेमस स्पीच है। अगर आप कभी फ्री है तो आप एक बार उसको जरूर सुनिएगा या पढ़िएगा। वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और वो आपके किसी भी आप सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप विकिपीडिया पे इसको सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको एक बार देखिए। वो एक रिलीजियस पार्लियामेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्होंने 1893 के अंदर वो स्टार्ट किया था। और उन्होंने पहले ही बोला था कि जो मेरे सभी भाई और बहनों, तो इस हिसाब से उन्होंने बोला था कि मतलब सभी वहां के जो लोग प्रेजेंट है उनकी क्लैपिंग हो रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा एक हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि विवेकानंद जी जैसी पर्सनैलिटी वो हमारे देश के अंदर उन्होंने जन्म लिया है और यूथ को इतना प्रमोट किया और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने इतना मोटिवेशन दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इन्होंने जो हिंदुइज्म के बारे में बोला वो मैंने आपको बताया। और इन्होंने ये इनके जो इनके गुरु थे, वो उनके गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, उन्हीं के नाम से इन्होंने एक रामकृष्ण मिशन भी सेटअप किया था। तो इस पूरे मिशन का एक पर्टिकुलर एजेंडा था। वो एजेंडा क्या था कि हिंदुइज्म को रिवाइव करना है। और हिंदुइज्म रिवाइव का मतलब ऐसे नहीं कि जो बैड प्रैक्टिस है उनको रिवाइव करना है। हिंदुइज्म को रिवाइव करना है, लेकिन रैशनल थिंकिंग से बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके जाना है इस चीज को। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। अब उनके बारे में बात करते हैं कि जो उनकी अर्ली लाइफ थी उनके अंदर उसकी क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या उनका नाम था, किस तरीके से उनका ये बाद में विवेकानंद नाम पड़ा। तो बेसिकली वो 1863 में उनका जन्म कोलकाता के अंदर हुआ था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी एरिया का है तो हमें वेस्ट बंगाल के रीजन का मिलेगा। और वहां पर जो इंटेलिजेंस था, वो जो वहां पर इंटेलेक्चुअल क्लास थी, वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। और उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो ट्रेड और मार्केटिंग वाली जो चीजें थी, कॉमर्स वाली जो चीजें थी, वो वेस्ट बंगाल से ही होके जाती थी, क्योंकि वहां पर ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो एक तरीके का वो वाला एरिया हमारा ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्ट में सबसे पहले आया था। तो इसी वजह से जो कोलकाता के अंदर जो मॉडर्न थिंकिंग है वो उस टाइम से पहले ही, जो आम भारत में जो देखने को मिले, उस टाइम से पहले ही आ गई थी। तो यहाँ पे विवेकानंद जी भी कोलकाता से ही बिलोंग करते थे। और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्ता। लेकिन बाद में क्योंकि इनको रिलीजियस की तरफ इनका आउटलुक बढ़ गया, तो इसके बाद उनका जो नाम पड़ गया था वो पड़ा था सच्चिदानंद। फिर बाद में क्या हुआ, एक खेतड़ी के राजा थे, खेतड़ी के राजा, उनका नाम था महाराजा अजीत सिंह। तो उन्होंने बोला कि सर आप अपना नाम अब चेंज करके विवेकानंदा रख लीजिए। उनकी एक रिक्वेस्ट थी, तो उसके बाद से उन्होंने 1893 के अंदर विवेकानंदा को अपना नेम का टाइटल बना लिया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने दो टाइप की जो फिलोसफी की, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब प्रमोट करी। और उन्होंने उनके लिए उनके मतलब हर बार उनको प्रमोट किया जाता है कि विवेकानंद जी ने इतना बढ़िया काम कैसे कर दिया, और सभी उनको फॉलो करते हैं। एक तो योगा की फिलोसफी और एक वेदांत की फिलोसफी, ये दोनों ही फिलोसफी दोस्तों ऐसी है कि जिसमें हिंदुइज्म को वेस्टर्न लेंसेज के साथ दिखाया जा रहा है। यानी कि जो हिंदुइज्म है, बोला तो उसमें हिंदुइज्म की सारी चीजों को दिखाया जा रहा है, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं कि अपने यहाँ पे तो लोग ऐसे अंधविश्वास कर लेते हैं, लेकिन वेस्टर्न के लोग हर चीज के ऊपर एक क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं कि ये चीज क्यों हुई, ये चीज क्यों हुई। तो उन्होंने वही क्रिटिकल थिंकिंग वेस्टर्न के आइडियाज को यूज करके हिंदुइज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो उन्होंने एक बात और की कि स्पिरिचुअलिटी और मेटलिज्म को दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। यानी कि मेटलिज्म कहाँ का? वेस्टर्न साइड का, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर जो मेटलिस्टिक एडवांसमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रखी है। लेकिन हमारे साउथ एशिया की स्पेशली, और स्पेशली इंडिया की जो स्पिरिचुअलिज्म है वो बहुत ही ज्यादा पिक पे है। और यहाँ पे वेस्टर्न कहीं पे भी नहीं आमने सामने आता है हमारे।
तो अब उन्होंने क्या बोला कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड प्रोड्यूस करना जहां पे मॉडर्निज्म तो आए कहां से, वेस्टर्न साइड से, और स्पिरिचुअलिज्म कहां पे आए, साउथ एशिया से। अब इन दोनों को मिलाकर उन्होंने हिंदुइज्म को एक अलग नाम दे दिया, उसको उन्होंने उस फिलोसफी को नाम दिया नियो वेदांता। तो दोस्तों नियो वेदांता किसकी फिलोसफी है, ये आपके स्वामी विवेकानंद इसको फॉलो करते थे और अच्छे से इसको बताते भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1899 के अंदर इन्होंने बेलूर मठ स्थापित किया। कौन सा बेलूर मठ, बेलूर मठ, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने बात की थी कि रामाकृष्ण मिशन उन्होंने 1897 के अंदर बताया था, और उन्होंने ये बताया था कि जो भी नोबलेस्ट आइडियाज है, नोबलेस्ट आइडिया यानी कि सबसे अच्छी अच्छी जो चीजें हैं जो कि पुअर के लिए है या फिर कोई जरूरतमंद है उसके लिए है, तो वहां पे हर घर तक वो बातें पहुंचाओ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक्स को लिखा है। तो बेसिकली इन्होंने 3 बुक्स लिखी है मेन, हालांकि इन्होंने और भी लिखी है, बट ये 3 बुक सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले का नाम है कर्मयोग, दूसरे का जनयोग, तीसरा है राजयोग। तो 3 लिखिए, कर्मयोग, जनयोग और राजयोग, ये इनके सबसे फेमस बुक है। और इनका सबसे फेमस जो कोट है वो इन्होंने बोला, अराइज अवेक एंड स्टॉप नोट अंटिल द गोल इज रीच, यानी आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर सको। और आज के टाइम पे क्योंकि आप सभी बच्चे डिफेंस एक्सपीरियंस है, तो आपके भी कुछ गोल्स होंगे। किसी का गोल होगा कि आप उनको सीडीएस क्वालिफाई करना, किसी का गोल है कि किसी को एफपेट क्वालिफाई करना, और किसी का गोल है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 को क्वालिफाई करना है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी हर्डल है, वो सबसे बड़ी हर्डल ये है कि आपका पेपर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज उसको नहीं मिल रहे, ऑफलाइन भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। और ये ऐसी चीज है कि ये जब तक आपको कोई बिल्कुल अच्छे तरीके से ना सिखाना, तब तक आप इसको समझ भी नहीं सकते। तो आपको अगर इस कैरेक्टर कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो दोस्तों आप हमसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, शायद आपके सारे के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, और आपकी जो सपना है 2022 के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, तो भी शायद पूरा हो सकता है। तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपनी सभी कांटेक्ट डिटेल को, चाहे वो अपनी व्हाट्सएप का हो, टेलीग्राम का हो, या फिर हमारे जो ऐप के लिंक्स हैं, आप उसको डाउनलोड करके वहां से फ्री कोर्सेज भी ले सकते हैं, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी के लिंक्स दे रही है, तो वहां से आप एक बार एक्सेस कर लीजिए उनको। और आपका, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है, और जो जो भी इस क्वेश्चन को लिखेगा हम उसका क्वेश्चन पक्का चेक करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को लिखकर हमें सेंड कीजिएगा, हमें टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, या हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमें ईमेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ये चेक करके देंगे। तो हमारे आज का क्वेश्चन क्या है, वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर ऑफ आवर यूथ, बट वन कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है, ये दोस्तों 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आपको सीएपीएफ पैटर्न को इसको एज ए समझना है। तो आप इसको लिखिए और अपना फीडबैक देखिए क्या रहता है और क्या क्या आपके अंदर कमियां हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको नहीं पता चला कि कौन सी ऐप है, तो ये डिफेंस स्टडीज नाम से ऐप मिलेगी। और आप अगर iOS यूजर है तो आपको क्लास प्लस वाले ज्वाइन कर लीजिए। क्लास प्लस को डाउनलोड करके वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा YWSCP, तो वहां से कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई दिक्कत आए तो आपको 8930919491। ओके दोस्तों, आज की वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।